सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3 कॉम्प्रेस स्पेशल क्यों है ये आप तय कीजिएगा। बट ये पुस्तक अब तक की जो कॉम्प्रेस के ऊपर अगर लिखी हुई चार्ट की हम बात करें तो चार्ट तो बहुत सारे लोगों ने दिया, बट कौन से डिजीज़ वहाँ हो सकते हैं और उस कॉम्प्रेस पॉइंट पे हम कैसे फोकस करें, कौन सा डिजीज़ पे कौन से कॉम्प्रेस पॉइंट की आवश्यकता होगी और उसमें क्या लगाना होगा। डिजीज़ की अगर हम बात करें तो एक्यूट डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, डिजेनरेटिव डिजीज़ और डिजेनरेटिव टू मोर डिजेनरेटिव डिजीज़ेस में कॉम्प्रेस पॉइंट्स अलग अलग जो 46 पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर जो कॉम्प्रेस पॉइंट्स के ऊपर जो रेमेडीज़ लगाई जाती है उसकी सटीक जानकारी, एक्यूट के अंदर कौन सा डाइल्यूशन का कॉम्प्रेस होगा, क्रोनिक डिजीज़ में कौन से डाइल्यूशन का कॉम्प्रेस होगा और डिजेनरेटिव कंडीशंस में कैसे कॉम्प्रेस यूज़ होंगे और डिजेनरेटिव टू मोर डिजेनरेटिव डिजीज़ में कौन से कॉम्प्रेस यूज़ होंगे की जानकारी एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक के लिए अति आवश्यक विषय है। इसी कड़ी में जहां हमने सुपर ऑर्बिटल नर्व को पढ़ा, सब ऑर्बिटल नर्व को पढ़ा और तीसरा पॉइंट जो है बेस ऑफ नोज़, जिसको हम लोग नाक का आधार कहते हैं, क्या होता है? ये पॉइंट होता है, नाक का आधार है ये। तो हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3, 1 2 3। तो जब तीसरे पॉइंट की बात होती है, ये साइनस वाला पार्ट है, ये नाक के ऊपर निशान नहीं बना सकता मैं, बट ये और ये जो इसके बीच का जो पार्ट है ये साइनस का पार्ट होता है। यहीं कई बार कॉम्प्रेस लगाने की आवश्यकता होती है। छोटा सा गॉज, इतना बड़ा, करीब इतना बड़ा कटिंग करते हैं, इतना बड़ा करीब 1 इंच का, और उसको लगा दिया जाता है। ऑक्सी लगा सकते हैं, वहाँ पे आप आरई लगा सकते हैं, वाई अल्टरनेट में लगा सकते हैं, डब्ल्यूई लगा सकते हैं, बट ज़्यादा देर मत रखिएगा, इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसका थोड़ा सा विस्तार से। परिचय की अगर मैं बात करूं तो नाक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो श्वसन प्रणाली और संवेदन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाक का ऊपरी जो आधार है, बेस ऑफ नोज़ है, नाक का निचला हिस्सा होता है जो नथुनी कहते हैं, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। और नाक की अगर संरचना की बात करें तो संरचना को ये सहारा देता है। ये क्षेत्र चेहरे की संरचना, सौंदर्य और कार्यात्मक जो दृष्टिकोण होता है उससे भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नाक के आधार नाक की संरचना को स्थिरता प्रदान करता है और विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण महत्व होता है। नाक का जो आधार अगर कि उसकी संरचना की बात करूं, एनाटॉमी ऑफ द बेस ऑफ नोज़ की बात करूं, तो नाक का जो बाहरी भाग होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एनाटॉमी के तौर पे नाक के आधार पर बाहरी भाग नथुनी और उसके आसपास की त्वचा को मिलाकर के बना होता है। ये भाग त्वचा, मांसपेशियों और संयोजिक जो उत्तक होते हैं उसी से ये घिरा होता है। नाक की अगर हड्डी की बात करें, नेज़ल बोन्स की बात करें, तो नाक की हड्डी नाक की संरचना को सहारा देती है। नाक का आधार मुख्य रूप से कार्टिलेज से बना होता है जो इसे लचीला बनाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो नाक का कार्टिलेज
जिसको नाजल कार्टिलेज कहते हैं। नाक के आधार में विभिन्न प्रकार के कार्टिलेज होते हैं जो इसकी रचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें जो शामिल होता है लोअर लैटरल कार्टिलेज। यह कार्टिलेज नाखूनों के किनारों का निर्माण करता है। सेप्टल कार्टिलेज ये नाक के मध्यम भाग को सहारा देती है। चौथा पॉइंट है नेज़ल मसल्स। मांसपेशियां, नाक की जो मांसपेशियां होती हैं, नाक के आधार पर मांसपेशियां नाखूनों के आकार को नियंत्रित करने में मदद करती है। पांचवा पॉइंट है ब्लड वेजल्स। नाक के आधार में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं जो इसमें रक्त की आपूर्ति को प्रदान करती है। छठा पॉइंट है सेंसरी नर्व। संवेदनशील नर्व की बात करें तो नाक के आधार में ट्राइजेमिनल नर्व की जो शाखाएं होती हैं उसकी संवेदनाओं को ये नियंत्रित करती है। ठीक है। नाक के अगर आधार के कार्य की बात करें, फंक्शन ऑफ द बेस ऑफ नोज की बात करें तो श्वसन प्रक्रिया में इसकी भूमिका होती है। नाक का आधार वायु के प्रवाह को नियंत्रित करता है। नाखूनों का आकार के अनुसार वायु का प्रवेश और निकास की व्यवस्था को ये करता है। संवेदनशीलता की अगर बात करूं तो नाक के आधार पर त्वचा की जो संवेदनाएं होती हैं ये उसके लिए उत्तरदायित्व होता है। यह स्पर्श और तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो गंध पहचान। नाक का आधार गंध की पहचान करने की प्रक्रिया में सहायक होता है क्योंकि वायु का प्रवाह नाक की जो गंध होती है वो उसकी संवेदनाएं कोशिकाओं तक पहुंचाती है। अगर हम लोग चौथा पॉइंट बात करें तो सौंदर्यात्मक महत्व की बात करता हूं तो नाक आधार है, चेहरे की संरचना और सौंदर्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चेहरे की स्वरूपता को बनाए रखता है। पांचवा पॉइंट की बात करूं तो वायु निष्पादन, जिसमें नाक के बाल और म्यूकस मेम्ब्रेन धूल, पराग और अन्य कणों को छानने का कार्य करती है। नाक के आधार से संबंधित विकार, जिसमें डिसऑर्डर रिलेटेड टू द बेस ऑफ नोज। एक नाक का अवरोध, जिसको हम लोग नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। नाक के आधार में सूजन या संरचनात्मक दोष के कारण वायु प्रवाह बाधित हो सकता है। लक्षण क्या होंगे? सांस लेने में कठिनाई मिलेगी। आप ESR चेक कराएंगे तो बिल्कुल बढ़ा हुआ मिलेगा। नाखूनों की बात करें तो नाखूनों का जो सकरा हो गया हो, कोई नोजल पल्पी वगैरह कुछ जनरेट हुआ हो, गंध पहचानने की क्षमता में कमी हुई हो, इसमें डिस्कास्टेंट स्प्रे होती है जिसका C13, Ven1, P2G, C4 इस तरीके की रेमेडीज़ वहाँ पे आप यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। और कई बार सेप्टोप्लास्टिक सर्जरी भी कई बार कराते हैं, लोग कराते हैं भाई। सेकेंड बात करूं तो सेपिटल डिवीज़न, जिसमें सेपिटल विकृति, सेपिटल कार्टिलेज का झुकाव नाक के आधार पर प्रभावित कर सकता है। लक्षण क्या होगा? नाक बंद हो जाएगा पेशेंट का। ऑक्सी लगा सकते हैं, साइनस कॉम्प्रेस लगा सकते हैं, आपारी भी लगा सकते हैं। नाक बंद होने के अलावा सर दर्द हो सकता है। सांस लेने में परेशानी भी कई बार देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर सर्जिकल सुधार की ज़रूरत हो तो सर्जरी आप करा सकते हैं, मना नहीं है। बट नेज़ल केयर
स्पेशल ड्रॉप है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। A2 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरे बीमारी की अगर मैं बात करूं तो नाक की सूजन, जिसमें नेज़ल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एलर्जी या किसी संक्रमण के कारण हो सकता है ऐसा। नाक के आधार पर ध्यान देना होगा कि वहाँ सूजन तो नहीं है। अगर सूजन हो रही है तो सूजन के रिगार्डिंग आपको जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो लालिमा या सूजन देखने को मिलेगा, नाक बह रहा होगा, खुजली या जलन भी नाक के अंदर महसूस हो रही होगी। उपचार की बात करूं तो एंटी हिस्टामिनिक दवाई के तौर पे आप S3 का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको आरी का फर्स्ट डाइल्यूशन बना के स्प्रे करने की भी आवश्यकता होगी। चौथे पॉइंट की बात करूं तो नेज़ल फ्रंकल हो सकता है, नाक में कोई फोड़ा हो गया हो। यह एक संक्रमण हो सकता है जो नाक के आधार में उसकी त्वचा में ये हो सकता है। लक्षण की बात करूं तो दर्द और सूजन, लालिमा और कई बार पस का भी यहाँ पे निर्माण हो जाता है। उपचार के तौर पे यहाँ पे आपको NHWBC कंट्रोलर या कोई आप जो भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी में रेमेडीज़ बनाए होंगे WBC के रिगार्डिंग, आप उसका यूज़ यहाँ करा सकते हैं। संक्रमण को साफ़ करने की आवश्यकता होगी, बिल्कुल उसको साफ़ करिएगा। पांचवा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नेज़ल फ्रैक्चर हो सकता है। चोट लगने के कारण नाक का जो आधार होता है उसकी हड्डी टूट गई हो, ये कंडीशन हो सकती है। लक्षण की अगर मैं बात करूं तो नाक में सूजन और दर्द, कभी कभी ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है। नाक की संरचना में बदलाव आता है कई बार। और इसके अगर उपचार की बात करें तो फ्रैक्चर में तो सर्जिकल होगा, बट आपको अगर लगता है कि इसको इलेक्ट्रोहोमोपैथी से जोड़ना चाहिए तो C3F2A3WE या BE का यूज़ आप कर सकते हैं। गला सूख गया है बोलते बोलते। उपचार की अगर बात करें, अगर फ्रैक्चर जो है वो सर्जिकल है तो सर्जिकल करा लीजिएगा, बट सर्जिकल नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा से ही आप रेमेडीज़ बना करके दीजिएगा। अगर बात करते हैं इसमें नाक के आधार की, तो कुछ सर्जरी होती है नाक की, उससे रिलेटेड सर्जरीज रिलेटेड टू द बेस ऑफ नोज़। पहला इसमें आता है साइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी। यह एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें नाक की संरचना को सुधारा जाता है। सेकेंड पॉइंट है स्टेप्टोप्लास्टी। इस सर्जरी में सिस्टम की जो विकृति होती है उसको उससे ठीक किया जा सकता है। तीसरी सर्जरी होती है जिसमें नेज़ल रिकंस्ट्रक्शन होता है। दुर्घटना या चोट के कारण नाक का जो ऊपरी संरचना है वो पुनः निर्मित करने की आवश्यकता हो। चौथा जो है फंगल रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो नाक के आधार में तो ये नेज़ल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें कई बार क्या होता है दुर्घटना या चोट के कारण नाक का जो आधार होते है उसकी संरचना को पुनर्निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है इसको नेज़ल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें कई बार फंक्शनल रेमेडी की आवश्यकता होती है। नाक के आधार पर श्वास में संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए आरी का यूज़ कर सकते हैं आप उसमें। नाक के अगर आधार की हम लोग बात करते हैं देखभाल की, केयर ऑफ द बेस ऑफ नोज़ की, तो स्वच्छता यहाँ पे बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नाक को नियमित रूप से साफ करें और संक्रमण से बचाव करना चाहिए। बहुत लंबा लेख हो गया है, बाकी पढ़ने को और जानने को काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। एलर्जी से बचाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे धूल, पराग और प्रदूषण से बचाव करने की आवश्यकता होती है।
नमी बनाए रखने की अगर ऐसी ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप H2 दे सकते हैं। नाक के अंदरूनी हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे RE या GE का उपयोग आप कर सकते हैं। चोट से बचाव की अगर बात करूँ तो नाक में किसी भी प्रकार का कोई चोट लगा हो तो वैसे कंडीशन से बचाव करने की आवश्यकता होती है। 5वां पॉइंट है स्वस्थ आहार से में विटामिन C प्रचुर मात्रा में हो, ऐसा आहार पेशेंट को सेवन कराना चाहिए जो संक्रमण से बचाव में मदद करता है। इसकी अगर बात करते हैं योगा और प्राणायाम की, तो इसमें आप लोग कुछ एक्सरसाइज होती है, इसको आप कर सकते हैं। क्या है, अनुलोम एक्सरसाइज कर लीजिएगा जो भी है। इसमें नाक के दोनों तरफ से आपको नथुने के माध्यम से वायु का जो प्रवाह है उसको संतुलित करना है। दूसरे कंडीशन में है नाक के अंदर की जो मांसपेशियों को सक्रिय करना है और श्वास तंत्र को मजबूत बनाना है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, A2 वेन1 C3 RE, अगर कुछ एक्सटर्नल है तो अंदर से। इसका कंक्लूज़न भी बता देता हूँ। नाक का आधार श्वसन प्रणाली और चेहरे की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसकी संरचना और जो कार्य होते हैं उसको चिकित्सा पहलुओं का ज्ञान स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है। यदि इस क्षेत्र में कोई विकार उत्पन्न हो तो समय पर उपचार और सही देखभाल से समस्या कंक्लूज़न में है कि नाक का जो आधार है श्वसन प्रणाली और उसके चेहरे की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसकी संरचना, कार्य और चिकित्सा पहलुओं का अगर ज्ञान स्वस्थ जीवन शैली जीवन में इसका आवश्यक होता है। यदि इस क्षेत्र में कोई विभिन्न प्रकार की कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो तो उस समय उपचार और सही देखभाल के साथ समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य जीवन शैली और नियमित देखभाल नाक के आधार को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। ये एक पुस्तक है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3, और पार्ट 4 आएगा अगले साल। द महाग्रंथ है ना, पार्ट 4, उसका बड़ा भाई कहने का मतलब एक एक चीज़ को वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको लगता होगा कि मुझे सीखना चाहिए तो नासक मेथोडोलॉजी की ये कॉम्प्रेस की जो पुस्तक है, जो कि अभी वर्तमान में 1350 में उपलब्ध है, वर्तमान समय में बोला हूँ मैंने, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि 6 महीना हो जाता है तब आप लोग वीडियो निकालते हैं और कहीं से स्क्रीनशॉट निकालते हैं और उसको भेजते हैं, सर ये स्कीम चल रही है। अभी 17 नवंबर 2024 का एक प्रोग्राम हुआ था, 1 प्लेस 1 डीलर प्रोग्राम, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के लोग भेजते हैं, सर ये स्कीम मुझे चाहिए था, प्रोग्राम अटेंड करना है। स्कीम तो हो गई 20,500 और 7 अप्रैल से ये बढ़ कर के यथावत 25,000 पे चले जाएगी 1 प्लेस 1 डीलर के रिगार्डिंग, जिसमें 71,500 के प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया जाता है चिकित्सकों को। तो ये पुस्तक आप लोग को अगर लगता है लेना चाहिए तो आप ले लीजिएगा। 9407761264 पे आप पेमेंट कर देंगे गूगल पे या फ़ोन पे, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी दे देंगे कि सर ये पुस्तक मुझे चाहिए। आप अपना एड्रेस पिन कोड के साथ 2 मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, पुस्तक यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।